अस्सलाम वालेकुम। 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का हमने एक टॉपिक कर लिया था फोर्स का। आज हम कर रहे हैं दूसरा टॉपिक मोमेंटम का। एग्जाम्पल 3.1 में आपसे कहता है कार है अ कार ऑफ मास 1000 kg। एक कार है जिसका मास है 1000 kg और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड की। आपने यहाँ पर क्या किया, एक कार का जो मास था m लिख दिया 100 kg, वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, v से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है, p से मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया p इक्वल्स टू एम वी, और आपने m की जगह उसकी वैल्यू पुट की 100, v की जगह उसकी वैल्यू पुट की 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम का आपके पास यूनिट आ गया 200 kg डॉट मीटर पर सेकेंड। याद रहे यहाँ पर देखें मोमेंटम का जो यूनिट मैंने ये लिखा है, कैसे लिखा है, फॉर्मूले से लिखा है। मास का यूनिट होता है kg, यहाँ kg लिख दिया। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, वो लिख दिया। सो जनरली आप मोमेंटम का यूनिट लिखते हैं kg डॉट मीटर पर सेकेंड, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि kg डॉट मीटर पर सेकेंड आप हमेशा याद रखेंगे इक्वल होता है किसके, न्यूटन सेकेंड के। ठीक है, तो मोमेंटम का स्टैंडर्ड यूनिट आपको याद रखना है क्या होता है, न्यूटन सेकेंड भी होता है। दूसरी एग्जांपल है 3.2 जिसमें कहता है 60 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। आपको बताना है उसका मोमेंटम क्या है। तो देखिए मास है 60 kg, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम आपको बताना है। दोबारा आपने लिखा p इक्वल्स टू एम वी, एम और v की वैल्यूज़ लिखी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, आपका यूनिट आ गया kg डॉट मीटर पर सेकेंड। फिर आपने बताया कि kg डॉट मीटर पर सेकेंड के अलावा लिखेंगे मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज़ 300 और न्यूटन सेकेंड में दोबारा से लिख दिया। प्रॉब्लम 3.1 की बात कर रहे हैं, उसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहता है फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, उसका मोमेंटम आपको फाइंड करना है जिसका मास 6 kg है, उसकी वेलोसिटी 25 है। आपको मोमेंटम फिर से बताना है। सो देखिए p इक्वल टू एम वी लिखा, आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, आपके पास 150 kg डॉट मीटर पर सेकेंड आ गया। आप बताएंगे कि 150 न्यूटन सेकेंड जो है उसका मोमेंटम होगा। फिर इसी प्रॉब्लम का पार्ट बी है जिसमें कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी इफ ऑफ 6 kg बॉडी इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड। अगर बॉडी का मोमेंटम कितना है 200 न्यूटन सेकेंड है। देखें यहाँ न्यूटन सेकेंड में बात की उसने। तो कहता है मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड है और मास 6 kg है, तो आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी। सो देखिए आपको मास 6 kg दिया हुआ है, मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी पूछी गई है। आपको पता है p इक्वल एम वी होता है। अब आपको यहाँ v फाइंड करना है तो m यहाँ पर मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। आपने वैल्यूज़ पुट की, इनको डिवाइड किया, आपके पास वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 33.33 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम 3.2 में कहता है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 10 kg और वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। A force acts for 5 seconds to reduce its velocity to 2 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर एक फोर्स लगी 5 सेकेंड के लिए और उसने इसकी वेलोसिटी को 10 से कितना कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड कर दिया। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपको बताना है फोर्स लगने से पहले जो बॉडी का मोमेंटम था वो क्या था, फोर्स लगने के बाद जो बॉडी का मोमेंटम था वो क्या था। आपको दोनों बताने, ठीक है। तो आपको देखें डेटा में आपको बता रहा है एक मास है 10 kg का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, टाइम 5 सेकंड का गुजरा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। आपको इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम बताना है, यानी कि फोर्स से पहले जो मोमेंटम था उसको पी आई लिखेंगे। पी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम, पी आई का मतलब आई मीन्स इनिशियल, पी का मतलब मोमेंटम एंड पी एफ मीन्स फाइनल मोमेंटम। ठीक है, आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू एम वी। सो अब चूंकि इनिशियल की बात कर रहे हैं सो पी आई इक्वल्स टू एम वी आई की बात करेंगे। मास हमेशा सेम रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। सो हमने यहाँ पी आई इक्वल्स टू एम लिखा और वी आई लिख दिया। ठीक है, तो पी आई की जगह मैंने पी आई लिखा, मास जो आपको 10 kg दिया हुआ था वो लिखा, और जो वी आई था यानी कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। देखें बॉडी तो एक ही थी इसलिए चेंज नहीं होगा उसका मास, वेलोसिटी चेंज होंगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। सो इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो भी 10 थी। सो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम आया वो 100 kg मीटर पर सेकंड आया, जिसको आप आसान अल्फाज में लिखेंगे कि मोमेंटम बिफोर फोर्स ऑन द बॉडी इज़ 100 न्यूटन सेकंड। हमेशा आप न्यूटन सेकंड में भी लाजमी लिखा करें। फिर हम बात करते हैं फाइनल जो मोमेंटम था पी एफ इक्वल्स टू एम वी एफ। देखें पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम, एम हमेशा मास है जो चेंज नहीं होगा, एक ही बॉडी की बात हो रही है। वी एफ का मतलब उसकी वेलोसिटी जो फाइनल थी।
सो देखिए यहाँ मास की जगह 10 लिखा, फाइनल वेलोसिटी की जगह 2 लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 kg/मीटर/सेकंड आया। तो ये वो फोर्स होगी जो ये वो मोमेंटम होगा जो फोर्स लगने के बाद थी, और वो 20 न्यूटन सेकंड हो गई। आपको कहता है एग्जांपल 3.3 में फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स। आपको एक फोर्स फाइंड करनी है जो एक बॉडी को रोक सकती है का मतलब उसको रेस्ट पे ला सकती है 4 सेकंड के अंदर फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, जिसकी इनिशियल स्पीड 16 मीटर पर सेकंड थी और उसका जो मास था वो 3 kg था। तो देखिए आपको कह रहा है, आपको क्या बता रहा है, एक कार है या एक बॉडी है, ठीक है ना, जिसकी इनिशियल स्पीड थी 16 मीटर पर सेकेंड और उसको ऊपर 4 सेकंड तक एक फोर्स लगाकर उसको रोक दिया गया, ठीक है ना। रेस्ट का मतलब उसको रोका गया, रेस्ट का मतलब तो 4 सेकंड टाइम लगेगा और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और मास आपको बता रहा है कितना है, 3 kg। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको फोर्स बतानी है कितनी लगेगी। सो देखिए हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम की, क्योंकि हम बात करते हैं फोर्स जो निकलेगी यहाँ पर वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कहते हैं फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। सो हम सबसे पहले निकालेंगे पी आई का मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा फोर्स लगने से पहले की बात कर रहे हैं हम। सो वो था पी आई इक्वल टू एम वी आई, तो M3 था, वी आई 16 था, तो पी आई हमारे पास आ गया 48 kg/मीटर/सेकेंड या 48 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम आ गया जो फोर्स से पहले था। इसी तरह हम बात करते हैं पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम जो फोर्स लगने के बाद हुआ, डेट इज 3 × 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया फाइनल मोमेंटम जो होगा फोर्स लगने के बाद वो 0 होगा। अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स एक्चुअली आपसे पूछी गई ना मोमेंटम के सेंस में, तो याद रहे इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। दोबारा देखिए, रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, चेंज ऑफ कहते हैं इस सिंबल को, और मोमेंटम इसको कह रहा हूँ मैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। अब डेल्टा पी जो होता है, डेल्टा पी का मतलब चेंज होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। सो जिस तरह आप डेल्टा वी की जगह वी एफ माइनस वी आई लगाते हैं, इस तरह डेल्टा पी की जगह आप क्या लगाएंगे, पी एफ माइनस पी आई लगाएंगे, और डिवीजन में टी जो लिखा होता है ऐसे लिख दिया। अब हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी, तो पी एफ 0 था, पी आई जो 48 था, टाइम आपको 4 सेकेंड दिया था। आपने जब इसको लिखा तो 0 में से 48 माइनस किया, -48 बच गया, इसको 4 से डिवाइड किया, माइनस का 12 न्यूटन आ गया। अब आप बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स लग रही है वो नेगेटिव नहीं है। फोर्स एक्चुअली नेगेटिव इसलिए आपको पता चल रही है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो अगर आपको उस गाड़ी को या किसी भी चीज़ को रोकना है तो जाहिर सी बात है ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ना। जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हमेशा वो रुकेगी। सो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ क्या किया, नेगेटिव साइन मैंने यहाँ बता दिया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ रहा है माइनस। और फिर मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया कि फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी इस गाड़ी को रोकने के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस का 12 न्यूटन होगी। देखिए माइनस हटा दिया और मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि माइनस का मतलब क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन था, इसलिए यहाँ प्लस का 12 न्यूटन लिख दिया। सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज 12 न्यूटन। कहता है गन ऑफ मास 8 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक 8 किलोग्राम की गन है जिससे एक बुलेट को फायर किया गया जिसका मास था 400 ग्राम और उसकी स्पीड वेलोसिटी जो थी बुलेट की, याद रहे बुलेट की वेलोसिटी होगी, ये गन की नहीं होगी। बुलेट की जो वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड थी। आपको बताना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होगी। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन का मतलब जब गोली चलती है तो गोली आगे की तरफ जाती है और जो बंदूक यानी जो आपकी गन होती है वो पीछे की तरफ जोर लगाती है, पीछे की तरफ जो फोर्स लगाती है और वो किस स्पीड से किस वेलोसिटी से लगाती है उसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है ना, जब आप बुलेट फायर करते हैं गन से तो बुलेट आगे जाती है और गन पीछे की तरफ आती है, गन किसी खास स्पीड से पीछे की तरफ आती है, वो कहलाती है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो देखिए हम यहाँ डेटा बनाएंगे इस तरीके से कि बुलेट और गन दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए दो अलग तरीके से मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास चले मान लीजिए मैंने इस साइड पे बुलेट को लिखा है तो बुलेट का मास था 40 ग्राम। ग्राम का मसला है तो मैं क्या करूँगा, हमेशा 1000 से डिवाइड करते हैं ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए। तो 40 को मैंने 1000 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 0.04 kg। फिर इस साइड जो मैं मास लिख रहा हूँ गन का लिख रहा हूँ वो कितना है 8 kg। तो देखें यहाँ बुलेट वाली सारी चीज़ों को मैं 1 का नाम दूंगा, गन वाली सारी चीज़ों को मैं 2 का नाम दे रहा हूँ।
आपकी मर्ज़ी, आप बुलेट वाली सारी चीज़ों को 2 का भी नाम दे सकते हैं, गन वाली सारी चीज़ों को 1 का नाम भी दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सबको एक जैसा नाम देना है। यानी बुलेट की सारी वैल्यूज़ को अगर 1 नाम दे रहे सबको 1 देंगे, 2 नाम दे रहे सबको 2 देंगे, मिक्स नहीं करना है इसको। इस तरह फिर हम बात करते हैं U1 और U2 भी 0। U1 और U2 क्या है, देखिए U1 क्या है, U1 है गोली चलने से पहले जो वेलोसिटी थी बुलेट की। सो देखिए गोली चलने से पहले गोली जो है गन के अंदर आराम से रखी हुई है, पड़ी हुई है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। इसी तरह गोली चलने से पहले बंदूक भी हमेशा क्या होती है, रुकी हुई होती है, तो बंदूक की जो वेलोसिटी होती है यानी स्पीड, जो गन होती है उसकी स्पीड भी हमेशा क्या होती है, 0। सो U1 और U2 क्या है, गोली चलने से पहले बुलेट की स्पीड और गन की स्पीड। सो जो याद रहे, गोली जब तक नहीं चलेगी गोली भी रुकी हुई है और गन भी रुकी हुई है। तो जब गन फायर करती है तो गन से जो है जो बुलेट है वो भी चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है और गन भी मूव करती है। सो U1 और U2 क्यों 0 है, क्योंकि ये वो वेलोसिटीज़ हैं गन चलने से पहले की बात कर रहे हैं, यानी बुलेट फायर होने से पहले बुलेट भी रुकी हुई है, U1 इक्वल टू 0, और उससे फायर करने से पहले गन भी जो है रुकी हुई होती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी U2 भी क्या होती है, 0 होती है। अब आपको V1 दिया हुआ 100 मीटर पर सेकंड, V2 का आपको पूछ रहा है जो गन जो पीछे की तरफ आएगी, रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी जिसको कहते हैं, उसकी आपको वेलोसिटी बतानी क्या होगी। अब देखिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, आपको पता है वो होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सो अब यहाँ क्या करेंगे, हम m1 की जगह m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, u1 0 था, फिर प्लस m2 की जगह उसकी वैल्यू u2 0 था, फिर इस तरह m1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू, फिर प्लस m2 की वैल्यू और v2 की जगह v2 वापस लिख दिया क्योंकि उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो आपको पता है 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया, फिर प्लस ये भी 0 हो गया, और 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 8v2 इसी तरीके से लिख दिया। अब ये 0 प्लस 0 आपको पता है 0 है, तो इस प्लस को 4 को मैं वहाँ भेजूंगा तो ये वहाँ जाकर क्या करेगा, -4। तो 0 में से 4 माइनस करेंगे, ये बाकी बच गया 8v2, तो ये 0 में से 4 माइनस किए, माइनस के 4 बच गए। अब 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड कराया, उसको डिवाइड किया तो आपके पास एक वैल्यू आ गई -0.5। अब मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूँ v2 इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ मैं मेंशन करूँगा कि यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन क्या कर रही है, आपको शो कर रही है रिकॉइल ऑफ द गन। का मतलब क्या है कि ये आपको बता रहा है कि बुलेट जब आगे जाएगी तो गोली हमेशा, बुलेट जब आगे जा रही है तो गन हमेशा पीछे आएगी। न्यूटन थर्ड लॉ भी आपने पढ़ा, डायरेक्शन का रिएक्शन होता है सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखिए बुलेट अगर आगे जा रही है तो गन लाजमी कहाँ आएगी, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो ये शो कर रहा है नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए आ रहा है कि वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वेलोसिटी नेगेटिव ये क्यों आ रही है, क्योंकि सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है कि बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगी। सो आप बताएंगे थस द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें नेगेटिव साइन हटा दिया, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो स्पीड रिकॉइल ऑफ द गन की स्पीड होगी वो पॉजिटिव होगी, माइनस सिर्फ आपको क्या शो कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है वो। कहता है प्रॉब्लम 3.6 जो है एक लास्ट प्रॉब्लम है चैप्टर का, उसमें कहता है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 60 किलोग्राम। फिर कहता है फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, मून एंड मार्स। आपको क्या कहता है, एक मास है जिसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 60 kg है और उसको आपको उसका वेट बताना है। अर्थ के ऊपर क्या होगा, मून के ऊपर क्या होगा, मार्स के ऊपर क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए मास हमेशा सेम रहता है बट वेट हमेशा क्या होता है, चेंज होता है अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी हर जगह की चेंज होगी, हर प्लैनेट की चेंज होगी, तो हर जगह पे वेट भी चेंज होगा बट मास कभी भी चेंज नहीं होता। सो आपको क्या कह रहा है, आपको मजीद बता रहा है एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज। आपको मजीद बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जिसको आप जी कहते हैं उसकी वैल्यूज़ बता रहा है। अर्थ के लिए 9.8 है, मून के लिए 1.6 है और मार्स के लिए 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डेटा में हमने लिख दिया मास 60 kg है और फिर जी का मतलब मैंने लिख दिया, जी के साथ छोटा सा ही लगाया कि ग्रेविटी एट अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी मैंने मान लिया 9.8 है, तो वेट ऑन अर्थ फाइंड करना है। फिर इस तरह मैं ग्रेविटी ऑफ मून की बात कर रहा हूँ, स्मॉल एम 1.6 है, तो वेट एट मून फाइंड करना है। फिर इस तरह मार्स को मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये भी एम से आता है, ये भी, तो आपकी मर्ज़ी, किसी को भी एक कैपिटल एम से कर दें, किसी को भी स्मॉल एम से। तो ग्रेविटी एट मास 3.7 है, आपको वेट एट मास फाइंड करना है। ठीक है, देखिए आपको पता है वेट का फॉर्मूला होता है mg, w इक्वल्स टू mg। सो अगर हम बात करें अर्थ की तो we इक्वल्स टू mge। देखिए हमें पता है मास कभी भी चेंज नहीं होता कहीं पर भी किसी प्लेनेट पे, तो आपके पास जो वेट आएगा वो क्या है, w इक्वल्स टू mg। सो आप क्या करेंगे, m60 लिखा, ग्रेविटी जो अर्थ की थी वो लिखी, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 588 न्यूटन। अब हम बात करते हैं
मून के लिए डब्ल्यू एम इक्वल्स टू एम जी एम, यानी कि वेट एट मून बराबर है, हम क्या करेंगे, मास लिखेंगे, ग्रेविटी एट मून लिख देंगे। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 न्यूटन आ गया। तो ये वेट होगा मून की सरफेस के ऊपर। फिर हम लास्ट में जो है इसमें करेंगे मार्स के ऊपर जो आपको वेट निकालना है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी लिखा, एम एम लिख दिया, डब्ल्यू एम का मतलब मार्स का वेट। सो हमने मार्स पे जो ग्रेविटी होती है वो 3.7 थी, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वेट आ गया मार्स पे। तो अब आप देख सकते हैं कि अर्थ पे वेट कितना था, ग्रेविटी की वजह से चेंज हो गया, मून पे कितना था और मार्स पे कितना था। तो इसका मतलब जो ग्रेविटी है उसकी वजह से मास पे कोई असर, मास जो है इंडिपेंडेंट है, मास के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बट जो वेट है हमेशा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। सो ग्रेविटी चेंज होती है तो हमेशा मास भी, सॉरी आपका ग्रेविटी चेंज होने से हमेशा वेट भी चेंज होता है, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं रिजल्ट में कितनी चेंजिंग आई है कि ग्रेविटी चेंज करने से आपके पास वेट कितना चेंज हो गया।